नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज का बाजार कैसा है और इस मार्केट में आपके लिए क्या ट्रेड के मौके बनेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं बीवी मेहता, ईडी हैं एससीए के, विजय डाटा हैं एमडी हैं विजय सॉल्वेक्स के, और अजय गोयल हैं शिवाजी रोलर मिल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज खबरें बहुत सारी हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने सरप्राइज रेट हाइक किया, उसमें उसके पीछे बहुत सारी दलील दी गई हैं। उसमें एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि खाने की तेल की कीमतों में बहुत तेज़ी आई है, सप्लाई शॉर्टेज की वजह से, यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से, और उसके बाद जो सप्लाई शॉर्टेज हुई और जो इसके बाद इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, उसका बड़ा इम्पैक्ट कीमतों पर पड़ा है और आगे भी कीमतों पर असर पड़ सकता है, मतलब आगे दाम बढ़ने की आशंका बनी हुई है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Inflation sensitive items relevant to India such as edible oils are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. Prices of edible oils may firm up further due to export restrictions by key producing countries and the loss of sunflower oil output due to the war. एक खबर तो ये हो गई। अब दूसरी खबर ये है कि आज खाद्य सचिव ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें ये बातचीत हुई कि एडिबल ऑयल की कीमतें कम होंगी। उन्होंने ये भरोसा दिया कि एडिबल ऑयल की कीमतें आगे कम हो सकती हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। राइस ब्रान ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाने पर विचार कर रही है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी घटाने की बातचीत चल रही है। तो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं ताकि तेल के दाम ज़्यादा ना बढ़ें। कंसर्न तो है, लेकिन उसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर कवायद काफ़ी तेज़ चल रही है। क्या इम्पैक्ट होगा, क्या कोशिश अभी होनी चाहिए, इस पर हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़े हैं, मेहता जी और विजय डाटा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे होगा आरबीआई गवर्नर के बयान पर, जहां पर उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि खाने के तेल की कीमतें आगे भी बढ़ सकती हैं। इस पर आपका कमेंट। सही है, उनकी चिंता वाजिब है, क्योंकि जो माहौल वर्ल्ड में बना हुआ है, खासतौर पर यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सनफ्लावर का शिपमेंट डिस्टर्ब हो गया, और उसके बाद अभी जो इंडोनेशिया ने बैन लगा है क्रूड पाम ऑयल में, उसके वजह से भी थोड़ा तकलीफ देगी, क्योंकि इंडिया लगभग 3 लाख टन हर महीने पाम ऑयल इंडोनेशिया इंपोर्ट कर रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत ज्यादा हम इंडोनेशिया की जगह पे मलेशिया है तो थाईलैंड से ला सकते हैं, मगर इतनी आपूर्ति नहीं होगी जितनी शॉर्टफॉल है। इसके लिए जो आज गवर्नमेंट, जो आप भी बता रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल की ड्यूटी कम कर रहा है, जो हम तो राइस ब्रान नहीं, बाकी भी तेलों है, जैसे कैनोला ऑयल आ सकता है, इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट, रिफाइंड कैनोला ऑयल इज वेरी गुड सब्स्टिट्यूट इन सदर्न इंडिया। कैनोला ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, क्रूड पाम कर्नल ऑयल है, क्रूड ऑलिव पाम है, ऐसे जो तेल है वो कम, अगर उसकी जो ड्यूटी है 38.5% है, अगर उसकी ड्यूटी 5.5% जो बाकी के सोया, सन और सीपीओ में है उसके लाइन पे लेके आए, तो हो सकता है कि 30-40 हजार टन हर महीने आ सकता है। और जितना शॉर्टेज जितना कम होगा तो गवर्नमेंट पूरा सारे एवेन्यू एक्सप्लोर कर रही है कि यहाँ से ज्यादा तेल हम ला सके, ताकि यहाँ की सप्लाई चेन ठीक रहे, और इंडस्ट्री की भी वही प्रयत्न है कि ज्यादा से ज्यादा तेल आए ताकि सप्लाई चेन ओके। हाँ, एक चीज जरूर है, प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, पर इफ यू कैन मेंटेन द सप्लाई चेन तो गड़बड़ कम होगी, लोगों को विश्वास होगा कि चलो भाई तेल जितना चाहते हैं इतना मिलेगा। हाँ जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई चेन गड़बड़ ना हो, इसको लेकर के प्रयास हो रहे हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन विजय जी, आप जरा एक बात बताएं सर, कि राइस ब्रान ऑयल का इंपोर्ट ज़्यादा करने पर विचार हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार हो रहा है, तो आप जरा बताएं कि क्या राइस ब्रान ऑयल के इंपोर्ट से हम पाम ऑयल की कमी की भरपाई कर सकते हैं क्या सर? कितना मुमकिन है? अगर मान लीजिए ड्यूटी कट कर दिया, 38% से घटाकर 5 से 7% करने की बात चल रही है, इंपोर्ट बढ़ा भी दिया जाए, तो कितनी मतलब गुंजाइश है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे राइस ब्रान का? मृत्युंजय जी, एक बात मैं आपको साफ बता दूं, इंडोनेशिया करीब 20 लाख टन तेल हर महीने एक्सपोर्ट करता है
और कोई भी एक्सपोर्टिंग कंट्री बहुत समय तक एक्सपोर्ट को रोक के नहीं रख सकता है। अच्छा। क्यों? उनकी टंकियां भरने लगी, उनका उत्पादन डिस्टर्ब होने लगेगा, उनके खेतों की उत्पादकता खराब होने लगेगी, उनको एक्सपोर्ट खोलना ही होगा। ईद की वजह से उन लोगों ने ये रोका हुआ था, रमजान की वजह से। अच्छा। निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो जिससे सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आया है वो पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को रोक लगाई है इंडोनेशिया ने, उसकी वजह से आया है। और मेरा मानना ये है कि अगले हफ्ते तक या 10-5 दिन के अंदर ही गवर्नमेंट इंडोनेशिया की सरकार को बहुत जल्दी एक्सपोर्ट खोलने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी टंकियां भी भरने लग गई होंगी। और मेजर 20 लाख टन तेल एक्सपोर्ट करता है, राइस ब्रान तेल और सनफ्लावर और ये दूसरे तेल मिला करके ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार टन 70 हजार टन से महीने का ज्यादा नहीं आ सकते हैं। ओके। निश्चित रूप से जैसा मेहता जी बता रहे हैं, कुछ ना कुछ पूर्ति जरूर करते हैं, लेकिन मेजर जो इंडोनेशिया है इसी को ही खोलना पड़ेगा और वो रुक नहीं सकते हैं, उनको खोलना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत लंबे वक्त तक इंडोनेशिया बैन को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा, बैन को हटाना पड़ेगा। मेहता जी, आपकी तो सर बात होती है वहाँ पर इंडोनेशिया में लगातार, वहाँ के जो एसोसिएशन है गपकी और बाकी कौन कौन से एसोसिएशन है जहाँ पर आप लगातार बात करते हैं। कल ईद के दिन आपने बधाई दी होगी, कुछ हिंट मिल रहा है सर कब कब हो रहा है, बैन हट रहा है? देखिए, ईद फेस्टिवल खत्म हो गया है, उनको ज्यादा चिंतित है ईद फेस्टिवल के लिए। हाँ, तो ईद फेस्टिवल खत्म हुआ है, जैसे अब विजय जी ने भी बताया, मेरे ख्याल से 15 दिन से 20 दिन में खोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तेल रखने की जगह नहीं है। और दूसरा, ऐसा नहीं कि उनको भी फॉरेक्स चाहिए, ऐसा नहीं कि तेल रखे क्या फायदा निकाले। हाँ, थोड़ा गड़बड़ यही हुई कि जो उनकी इंटरनल पॉलिसी थी उसमें गड़बड़ हुई। अगर सही ढंग से मैनेज किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती थी इंडोनेशिया गवर्नमेंट के। ओके। तो मेरे ख्याल से ज्यादा से 2-3 हफ्ते में खोल देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अपनी तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि अगर नहीं खोले 15 दिन की जगह महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लगा, तो क्या करे। इसके लिए जहां जहां से तेल मिल सकता है वो लाने की चेष्टा करनी चाहिए, और वही चेष्टा गवर्नमेंट कर रही है, चाहे कैनल ऑयल है, चाहे राइस ब्रान ऑयल है, चाहे दूसरा भी तेल है। जो भी अगर ड्यूटी कम करेंगे तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बैठ जाएगी, तो इंडस्ट्री तो तैयार है, कहां से भी लेके आएगी। अच्छा, ठीक है। अब डाटा जी एक बात बताएं सर, आप लोग इतने मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ अगले 15 दिन में इंडोनेशिया बैन हटा लेगा, तो अगर बैन हटाएगा 15 दिन में तो क्या उसके बाद कीमतों में कुछ तेज गिरावट हम देखेंगे सर, या मतलब बहुत कमी की भी गुंजाइश नहीं है? रतन जी, एक बात बता दूं आपको, अब तेलों में तेजी के चांसेस बहुत कम है। अच्छा। और गवर्नमेंट जैसे इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात कर रही है, उसी से भी बाजार घटेंगे, और इंडोनेशिया को जैसे ही खोलेगा उसको एक्सपोर्ट तेजी से शुरू हो जाएंगे। और मेरा मानना यह है कि भाव घटने की तरफ ही है, अभी तेजी की बात ज्यादा विदेशी तेलों में नहीं है। जी मेहता जी, आपका कमेंट सर, मतलब आप तो सर कान ये सुनना चाहता है कि दाम घटेंगे कब तेजी से, मतलब आप लोगों से मैं क्या, जो दर्शक है वो सब ये सुनना चाहते हैं कि मतलब कब आप लोग ये बोले कि हाँ अब दाम बहुत घटने वाले हैं, तेल बहुत सस्ता होने वाला है। अरे तेल कम खाओ, वही सबको सलाह दीजिए, आप तेल कम खाइए। अभी तो मजाक की बात है। जो 2 चीजें अभी गवर्नमेंट ने, जैसे सोयाबीन मिल का 5.5 लाख टन का जो कोटा बाकी था जीएम सोयाबीन का, वो खोल दिया है। उसकी वजह थोड़ा सोयाबीन की भाव में नरमी आई है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन मिल की इंपोर्ट की वजह से नरमी आई है। यहाँ जो लगता है कि सेकंड हाफ द ईयर में भाव नीचे आएंगे, पाम का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बाकी का भी जो फैक्टर है, और अगर यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो गया तो डेफिनेटली सप्लाई यूक्रेन से चालू हो जाएगा, तो भाव घटने की पूरी उम्मीद है। बट ये सेकंड हाफ की बात है, जून जुलाई के बाद में भाव नीचे गिर गए, और फॉर्चुनेटली अपना जो आईएमडी का फोरकास्ट है वो भी एक नॉर्मल मॉनसून का है, तो उसके वजह से भी अपने यहाँ क्रॉसिंग ज्यादा होगा, क्योंकि लोग ज्यादा माल रखेंगे नहीं, क्योंकि सामने दिखता है कि अच्छे मॉनसून है, अच्छी क्रॉप आएगी, तो माल ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, क्रॉसिंग भी बढ़ेगी। ओके सर, ओके। अब एक चीज जरूर जी, ज्यादा उम्मीद मत रखिए। जो पहले जो भाव थे 80-90 रुपए में लीटर में आपको तेल मिलेगा, तो वो उम्मीद मत रखिए। अच्छा। आज 120, 130, 140 की आप रेंज पकड़ लीजिए। वो रेंज में तेल अगर मिले तो कंज्यूमर भी को ठीक रहेगा, और साथ में किसान को भी सही दाम मिल जाएगा। ओके। सस्ता तेल लेके किसान को हम नुकसान नहीं करना चाहते। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सस्ता हो जाएगा तेल, इसकी उम्मीद भी आप ना करें। 80 रुपए 90 रुपए लीटर वाली बात अब दिखेगी नहीं दोबारा। ठीक है, लेकिन डाटा जी आखिरी सवाल आपसे मेरा होगा
कि मस्टर्ड ऑयल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं सर? मतलब जी, मस्टर्ड ऑयल इस समय सभी तेलों में सबसे सस्ता है। नहीं वो तो ठीक है, पाम ऑयल लेकिन से सस्ता है, सोयाबीन तेल से सस्ता है, कॉटन सीड ऑयल से सस्ता है, ग्राउंडनट ऑयल से सस्ता है। नहीं सस्ता इसलिए है कि बाकी तेल महंगे हो गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्टर्ड का रिकॉर्ड उत्पादन है तो उस तेजी से दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, मस्टर्ड ऑयल पहले सिर्फ कच्ची खाने में काम आता था। इस समय मस्टर्ड ऑयल कच्ची खाने के अलावा पक्की खाने में भी काम में आ रहा है और रिफाइंड भी हो रहा है। मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा है निश्चित रूप से, और कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। आम दिनों में अप्रैल और मई के महीने में जितना सरसों तेल खपत होती थी उससे कम से कम 50% तेल ज्यादा खप रहा है। अच्छा, इस वजह से भाव नहीं बढ़े। ओह ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया डाटा जी आपका, मेहता जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आने वाले वक्त में खाने के तेल की कीमतें कैसे कम होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर है गेहूं को लेकर, और गेहूं पर खाद्य सचिव ने कहा है कि गेहूं एक्सपोर्ट पर सख्ती का कोई इरादा नहीं है अभी इस वक्त। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि सरकार एक्सपोर्ट पर कुछ पाबंदी, कुछ शिकंजा कर सकती है, चाहे तो एक्सपोर्ट की ड्यूटी बढ़ा सकती है। इस तरह की खबरें मार्केट में चल रही थी, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर भी देखा था, लेकिन आज इसका खंडन आ गया है और खाद्य सचिव ने कहा है कि अभी एक्सपोर्ट पर सख्ती का कोई इरादा नहीं है, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। और जब जून में ग्लोबल मार्केट में अर्जेंटीना का गेहूं आ जाएगा तो एक्सपोर्ट की जो डिमांड बहुत ज़्यादा है उसमें कुछ कमी आएगी। तो उस मोर्चे पर अभी फिलहाल कोई सरकार प्लान नहीं कर रही है सख्ती दिखाने का। हाँ, एक जो बड़ी बात कही है वो ये कि जो सरकारी खरीद का टारगेट है उसको 4 करोड़ 44 लाख टन से घटाकर 1 करोड़ 95 लाख टन कर दिया है। तो बहुत शार्प कट किया है खरीद के टारगेट में। उत्पादन का अनुमान भी घटाया है पिछले अनुमान के मुकाबले। तो हमारे साथ अजय गोयल साहब जुड़ चुके हैं। गोयल जी बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि एक्सपोर्ट पर कोई सख्ती नहीं लग रही है, इसका अभी क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस के ऊपर? देखिए, एक्सपोर्ट पे सख्ती लगेगी ऐसा जो है एक अनुमान लगा था, तो उस खबर से ही बाजार जो है करीबन 100 रुपया नीचे घट गया था। अब जब सरकार बार बार ये कहेगी कि एक्सपोर्ट पे कोई सख्ती नहीं लगेगी तो मुझे नहीं लगता कि अब इस बाजार को जल्दी से कोई रोक पाएगा, क्योंकि अब हर आदमी इस उम्मीद में बैठा है कि आगे 1-2 रुपए की और जगह है। और गेहूं का जो है क्रॉप भी इस साल शॉर्ट रहा है। सबको पता है कि जो है हीट वेव के कारण पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो फसल आ रही है उसका उतारा कम आ रहा है, सबके हाथ में गेहूं कम उतर रही है। एंड ये जो है सरकार लोकल कीमतें जो है मेरे ख्याल से बढ़े तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस तरह का रवैया अपना रही है इस टाइम। तो एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे रही है और उन खुद की खरीद कुछ हुई नहीं है। जो इनिशियल लक्ष्य था उससे आधे के कम में वो खुश है इस समय। तो कुछ समझ में नहीं आ रही आगे जाके जो है सरकार की क्या नीति रहेगी, क्या वो मतलब एमएसपी प्रोग्राम ओवर टाइम कम कर देगी या क्या जो है, क्योंकि बिल्कुल ही सरकार इस समय चिंतित नहीं है, चाहे लोकल में कीमतें बढ़े या अवेलेबिलिटी रहे। और सरकार जो है जैसा चल रहा है उसको चलने देना चाह रही है। अच्छा, एक बात और गोयल जी, सरकार ने जो सरकारी खरीद का टारगेट है उसमें बहुत तेज कमी की है, मतलब बहुत ज़्यादा घटा दिया है उसको। 4 करोड़ 44 लाख टन का टारगेट था पहले जो सरकार ने रखा था, उसको अब घटाकर 1 करोड़ 95 लाख टन कर दिया है। इस पर आपका कमेंट? बिल्कुल, तो सरकार जो है शुरू में ये सोच रही थी कि अगर हमें 25 मिलियन भी मिल जाए तो जो हमारा काम चल जाएगा। और फिर अब तो 20 मिलियन कम में ही जो है उनका काम चलने वाला काम हो गया है, क्योंकि अब वो शायद राइस का एलोकेशन बढ़ा देगी अपने वेरियस स्कीम्स में। और गेहूं जो है वो चाहे बाजार में रहे या एक्सपोर्ट हो जाए तो जो है वो राइस को रिप्लेस करने वाली है वीट की जगह काफी अपने प्रोग्राम्स में। इस चीज का ऐसे संकेत ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो अभी सरकार को लगता नहीं है कि इतनी गेहूं की जरूरत पड़ेगी, और अगर ये 19.5 भी खरीद ले तो जो है उनके प्रोग्राम सफिशिएंट हो जाएंगे। ओके, और अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। MCX पर 3.5% तक दाम बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त ब्रेंट क्रूड का भाव 4.5% ऊपर है। नाइमेक्स क्रूड भी करीब 4.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बीरेन जी, कच्चे तेल में तेजी इसलिए आई है क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से यह बयान आया है कि धीरे धीरे रूस से कच्चा तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर देंगे अगले 6 महीने में। उसका बड़ा इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। आज देर रात फेड का भी फैसला आएगा। क्या लगता है आपको, कच्चे तेल में तेजी और बढ़ेगी?
इसमें काफी वॉर कमोडिटी जैसे है, और अभी ये एनर्जी वॉर भी शुरू हो चुकी है। रूस का जो क्रूड है वो बहुत भारी डिस्काउंट में बिक रहा है कंपेयर टू नॉर्थ सी यानी यूरोपियन क्रूड की तुलना में। हालांकि हम तो ब्रेंट और WTI ही देखते हैं, तो वो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। मे बी WTI यहाँ से $7-8 ऊपर जाएगा। इंडियन टर्म्स में हम इसको 87, 88 तक यहाँ से 400-500 रुपये शायद ऊपर देखेंगे। आज के फेड के फैसले में अगर 50 बेसिस पॉइंट अगर हाइक आता है तो तेजी थोड़ी स्लो थम जानी चाहिए। अगर 25 बेसिस आता है तो शायद मार्केट आगे तेज रहेगी। अच्छा, आज के लिए रवि जी क्या ट्रेड लिया जाए? आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है MCX पर कच्चे तेल में 8,150 का भाव है, क्या ट्रेड लिया जाए? बाई करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में एक और अच्छा उछाल आपको देखने को मिले, क्योंकि नेचुरल गैस एंड कोल के प्राइसेस पे डिसीजन के बाद इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छे उछल के चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक 8,110 से 8,120 के करीब अगर प्राइस मिलते हैं इवनिंग सेशन में तो खरीद करके चलना चाहिए। 8,024 का स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मींस आज इवनिंग तक पे आ जाए तो 8,300 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आगे जाके जैसे बीरेंद्र जी ने बताया, मैं सहमत हूँ, 8,700 to 8,800 तक के प्राइस भी दिखने चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है आशीष का। पूछिए आशीष जी। सर सिल्वर पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए? सिल्वर में? यस सर। ओके, विदेश जी चांदी में क्या किया जाए सर इस भाव पर आज के लिए? टेम्पररी करंट लेवल से बाई किया जाए। 62,500 का भाव है, 6,500 का टारगेट 63,000 63,100 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 62,100 का रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मेरा भी चांदी पे ही क्वेश्चन है, चांदी को लॉन्ग किया जाए या शॉर्ट किया जाए करंट रेट पे? चांदी को लॉन्ग किया जाए या शॉर्ट किया जाए करंट रेट पे? इस वक्त 600 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। दियोरा जी आपका व्यू सिल्वर के ऊपर? जरूर सर, मुझे लग रहा है कि आज इवनिंग का नहीं बट आप एक और दिन का होल्ड कर ले। मुझे लग रहा है कि ओवरनाइट पोजीशन रखनी चाहिए। कल एक फेड के डिसीजन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा उछाल आपको सिल्वर में एंड गोल्ड में आता हुआ दिखे। तो सिल्वर में जो ये करेक्शन आया है 62,400 एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। आप बाय करें 62,400 के करीब। डाउन साइड 60,000 मींस 62,000 का एक स्टॉप लॉस लगाए। मेरा ये मानना है कि अगर आप कल तक रुकते हैं तो आपको 63,500 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा आप एक दिन का और होल्डिंग पीरियड बढ़ाए और आप बाय कर सकते हैं। मुझे एक शॉर्ट कवरिंग को लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर आशीष हैं। आशीष ही है, पूछिए आशीष जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए सर। सोया तेल पर आगे क्या पोजीशन रहेगा सर, थोड़ा डिटेल में बताइए ना। अच्छा, तेल को लेकर तो बहुत खबरें आई हैं। सरकार लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि दाम को कैसे काबू में रखा जाए, और इंडोनेशिया वाला जो मामला है पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट बैन का, वो भी बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगले 15 दिन में ये एक्सपोर्ट बैन भी हट जाएगा। तो बीरेन जी क्या व्यू आपका सोया तेल पर? चाइना बाजार 3 दिन से बंद है, मलेशिया भी 2 दिन से बंद है फेस्टिवल के कारण। तो आज वर्ल्ड में कहीं भी तेल का रेफरेंस प्राइस नहीं है। इंडिया में तो फ्यूचर कब से बंद हो चुके, तो रेफरेंस प्राइस के बिना कोई व्यू नहीं बनेगा। ठीक है। कपिल हैं नेक्स्ट कॉलर। कपिल जी पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मेरा गुवाहाटी से सवाल है सर। मैंने गुवाहाटी 5 लॉट 6400 रुपए में बाई की है मई कॉन्ट्रैक्ट, क्या करना चाहिए सर? बाजार तो काफी नीचे आ गया है। अच्छा वीरेंद्र जी, ग्वार में तो आप बुलिश थे सर, दाम लगातार कम होते जा रहे हैं, क्या किया जाए ग्वार में? मेरा व्यू पोजिशनल है और कन्वेक्शन बाय साइड का है, तो अभी भी मैं बुलिश ही हूँ। अच्छा, तो इस गिरावट की वजह सर? आज सभी जगह में सेल ऑफ है प्रोबेबली। जिसको रिस्क ऑन रिस्क ऑफ जिसको बोलते हैं ना, कि एक बार बेचो तो सब बेचो, जिसको बास्केट सेलिंग कहते हैं, इसी तरह का मुझे लग रहा है। ठीक है। और ज्यादा बात तो ये मानसून की थी कि भाई मानसून शायद 1-2 वीक जल्दी आ जाएगा, तो उसकी एंटिसिपेटरी सेलिंग है ये। ओके, अमित हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए अमित जी।
अमित, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूछिए सर, मुझे भी ग्वारगम के बारे में पता करना था। ग्वारगम, दियोरा जी बताइए, ग्वारगम पर आपका व्यू क्या है? जरूर से, जैसे बीरेन जी ने बताया कि ऑनसेट ने बिफोर ऑनसेट मॉनसून हो सकता है, ऐसा न्यूज था, तो इस हिसाब से देखे तो आज एक सीवियर करेक्शन है, बट मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट लिव्ड है। ये जो भी गिरावट है उसकी अपॉर्चुनिटी लेके 11,500 के करीब अगर कल मिल जाता है तो ग्वारगम में बाय करे। डाउन साइड 11,000 का शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस ध्यान में रखे। मुझे लग रहा है 1 से 2 वीक में अच्छा शॉर्ट कवरिंग वहां पे देखने को मिल सकता है। पहला मेरा टारगेट 12,400 और दूसरा 12,800 का रहेगा, तो मुझे लग रहा है ये गिरावट एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, तो ये राय आपकी ग्वारगम पर 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ ग्वारगम का मार्केट बंद हुआ है। नेक्स्ट कॉलर रन कुमारी हैं हमारे साथ, पूछिए। हेलो जी। यस सर, पूछें। गुड इवनिंग। हाँ सर, पहले तो मैं आपको बहुत थैंक्स बोलूंगी कि मेरा फोन लग गया और आपने उठाया। और सर, मुझे ये पूछना है कि ये जो हमें कोई भी गोल्ड का, तनिष्क की बात कर रही हूँ, कल ही मैं लेके आई, तो जो सर ये अपनी लेबर लगाते हैं, सो कार्ड लिखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि बोला ही है, रिटर्न में है, तो सर लेबर को भी उसमें जोड़ते हैं जो गोल्ड की अमाउंट होती है, तो जब लगाते हैं फिर जीएसटी, तो सर ये अपनी लेबर को उस पे लगाते हैं, तो ये तो हमारे ऊपर जा रहा है ऑब्वियसली। तो सर ये समझ में नहीं आता है कि ये अपनी लेबर को भी हमसे ही लेते हैं उसके ऊपर, और कहते हैं गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट गोल्ड पे लेती है, ये अपनी लेबर को भी हमसे लेते हैं, लेबर को जोड़ के और गोल्ड का रेट जोड़ के तब उस पे जीएसटी लेते हैं। सर मुझे ये पूछना था कि इसमें डिफरेंस है, और ऐसा क्यों? रेट में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका रेट तो कुछ और ही होता है, जो आप बताते हैं कुछ ज्यादा ही होता है सर। आपने एक दिन बताया था कि थोड़ा बहुत लगता, थोड़ा बहुत नहीं सर, अगर 2 ग्राम की भी चीज नहीं है और मैंने 18 कैरेट के लिए सर 2700 का उस पर लेबर आ रही है, तो मुझे ये पूछना है आपसे कि वो तो ठीक है भाई, इनमें ये नहीं लड़ेंगे कितने लिए लेते हैं सबको पता है, लेकिन उसको भी जोड़ के लगाते हैं, ये बताइए गोल्ड पे लगती है लेबर? हाँ, ये आपने बहुत ही शानदार सवाल पूछा है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने कार्यक्रम के आखिर में पूछा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब आपको मिले। और ये सवाल जो आपने पूछा है, कल मैं किसी ज्वेलर को जोड़ूंगा और उनसे डिटेल में समझूंगा कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन बीरेन जी, फिलहाल आप बताएं कि मान लीजिए कोई ज्वेलरी किसी ने खरीदी, ये ठीक है 3% की जीएसटी है उसके ऊपर तो आप लेते हैं, लेकिन जो लेबर चार्ज है, लेबर चार्ज इंक्लूड करके उसके ऊपर 3% की जीएसटी है, ठीक है या ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ज्वेलर? कि वो लेबर एक हिसाब से सर्विस है और सर्विस के ऊपर जीएसटी है ही, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा। और दूसरा कि कपड़े की दुकान में जो इन्वेस्टमेंट लगता है और सोने की दुकान में लगता है, उसमें काफी लंबा फर्क है। तो मतलब एक तरह से आपको सर्विस दी जा रही है तो उसके ऊपर आपको चार्ज लिया जाता है, लेकिन कितना कैलकुलेशन है, कितना चार्ज आपको देना चाहिए या कितना चार्ज आपसे लिया जाना चाहिए, इस पर हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बीरेन जी कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन रवि जी, ये तो हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड का प्राइस आप देखिए 200 रुपए से ज्यादा टूट चुका है, 50,600 के नीचे। आज देर रात फेड का फैसला आएगा, मार्केट में घबराहट, डर का माहौल बना हुआ है। फेड के ऐलान से पहले गोल्ड में क्या किया जाए? फेड के ऐलान के पहले मुझे लग रहा है कि गोल्ड को अवॉइड करना बेटर होगा। अगर कोई डिप मिलता है सेकंड हाफ में, जैसे अभी 6 बजे डेटा स्टार्ट हो गए, साथ में 7 बजे जैसे यूएस मार्केट ओपन हो गए, तो उसके बाद थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, वो वॉलेटिलिटी पे बाय करना है। अगर आज गोल्ड आपको 50,500 50,400 करीब इवनिंग सेशन में मिल जाए तो उसको अपॉर्चुनिटी मान के वहां बाय करे। मुझे नहीं लग रहा है कि 50,000 के नीचे गोल्ड सस्टेन रहेगा। फेड के डिसीजन के बाद एक थोड़ा मार्केट के ऊपर से हैंगओवर हटेगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट भी किया तो भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही, क्योंकि सारे फैक्टर्स प्राइस इन है। आगे जाके 51,400 51,500 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने चाहिए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।